हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट 16 देखने जा रहे हैं। इससे पहले जो है 1 से लेकर 15 तक कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट देखिए। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि 1 से 15 तक अगर आप देख लेंगे तो आपका परफॉर्मेंस और बेटर बढ़िया हो जाएगा। और दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में मैं बहुत ही डिटेल्स एक्सप्लेनेशन करूंगा। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसका शॉर्ट नोट्स भी लिख सकते हैं। क्या है कि मैं जिस टॉपिक को भी उठाऊंगा उस टॉपिक को पूरा डिटेल्स बताऊंगा, तो आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाइए। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, रांची में साइमन कमीशन के विरोध आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कोहरा पांडे कहाँ के निवासी थे? तो कोहरा पांडे जो है पलामू के निवासी थे। दोस्तों, साइमन कमीशन का गठन कब होता है ये पहले आप जानिए। तो साइमन कमीशन का गठन जो है 8 नवंबर 1927 में हुआ था। इसका गठन जो है क्यों हुआ? इसका गठन जो होता है भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए किया गया था। और रांची में जो है इसका विरोध कौन किया था? तो रांची में इसका विरोध श्याम कृष्ण सहाय के द्वारा किया गया था। और हजारीबाग में इसका विरोध कौन किया था? तो देवकी नंद लाल और पीसी मित्रा दोनों मिलकर किया था। और पलामू में तो इसमें है कोहरा पांडे। दोस्तों, ये 8 नवंबर 1927 में गठन हुआ और भारत में जो है 3 फरवरी 1928 को आगमन होता है। और इसमें रांची, पलामू सभी जगह जो है काला झंडा दिखाकर गो बैक की नारा लगाया गया। तो रांची में कौन किया? तो ये श्याम कृष्ण सहाय, और हजारीबाग में देवकी नंदन लाल और पीसी मित्रा। तो आपको इतना डिटेल्स याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1930 में इनमें से किसने किसान सभा की स्थापना की? तो दोस्तों, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल्स बहुत प्रैक्टिस सेट में देख चुके हैं। अगर पूरा आप देखे होंगे तो आपको पक्का याद हो गया होगा। ये ठेबले उरांव है। दोस्तों, जो ये किसान सभा है, ये किसान सभा जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर ही ये 2 आदमी किए थे। ठेबले उरांव जो इनका प्रथम अध्यक्ष बना, और पोल दयाल जो है ना इसका सचिव बना था। दोस्तों, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा जो है 1932 से 33 ईस्वी में बना। इसका प्रथम अध्यक्ष था बोनीफेस लकड़ा, जो यहाँ पे दिया हुआ है बोनीफेस लकड़ा। और इसका जो सचिव था इग्नेस बेक था। क्या नाम था? इग्नेस बेक। किसका? ये छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का। और ये जो है किसान सभा का ठेबले उरांव जो अध्यक्ष था, और पोल दयाल जो इसका सचिव था। और ये छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर बना था। छोटा नागपुर उन्नति समाज के बारे में भी हम लोग पिछले वीडियो में बहुत डिटेल से बात किए हैं। 1915 में बना था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को भोक्ता सरदार के चमोगढ़ पर डाल्टन द्वारा हमला किया गया? तो किसके? तो 23 दिसंबर 1857 को भोक्ता सरदार के चमोगढ़ पर डाल्टन द्वारा हमला किया गया था। कब? 23 दिसंबर 1857 को। अगला है, कार्तिक उरांव भारत लौटने के पश्चात कहाँ नौकरी की? दोस्तों, कार्तिक उरांव इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कार्तिक उरांव का जन्म जो है गुमला जिले के लीटा टोली गांव में 29 अक्टूबर 1924 को ईस्वी को हुआ था। दोस्तों, कार्तिक उरांव जो है 1948 में पटना साइंस कॉलेज जो पटना में है, यहाँ से स्नातक की डिग्री लेकर अभियांत्रिक की परीक्षा पास कर अभियंता की नौकरी की थी 1950 में। दोस्तों, कार्तिक उरांव रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ है? लंदन में है। वहाँ से SSC इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी। तो ये सब चीज़ है, यानी साइंस कॉलेज से ये स्नातक किए, फिर अभियंता की नौकरी की। इसके बाद लंदन जाकर जो रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वहाँ से SSC इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। दोस्तों, लंदन में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनसे मिले हुए थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको निमंत्रण दिया इंडिया में आने के लिए। उन्होंने
बढ़िया नौकरी विदेश में छोड़कर ये यहाँ आ गए और HEC जो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है हटिया में, रांची में, जिसका कब स्थापना हुआ था 1958 में, 31 दिसंबर 1958 को। उत्पादन का में इसमें 1964 को हुआ, स्टार्ट हुआ। तो इसमें ये नौकरी किए थे। तो किस में नौकरी किए थे ये? इसमें दोस्तों इन्होंने जो है 1967, 1971 और 1980 में कांग्रेस के टिकट पर लोहरदगा से लोकसभा क्षेत्र से विजयी हुए थे। और इन्होंने जो है अखिल भारतीय आदिवासी परिषद की भी स्थापना किया था 1968 में। इनका निधन 1981 में हो जाता है। तो लौटने के क्रम में HEC में जॉब किए थे, जिसका नाम है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। इसके स्थापना और उत्पादन याद रखिएगा, स्थापना 1958 में हुआ था, उत्पादन जो है 1964 में स्टार्ट हुआ। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक फ़ोन किए तो ये आए थे। अगला है मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? दोस्तों मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को जो है पाहन कहते हैं। दोस्तों इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मुंडा जनजाति के शासन में जुगटोपा समारोह के साथ मृतक व्यक्ति की हड्डी गाड़ी जाती थी। कहाँ पे? शासन नहीं है, शासन है, शासन में। ये स्थान का नाम है जहाँ पे इनके माने मृतकों को हड्डी गाड़ा जाता है। दोस्तों इसका प्रमुख देवता जो है सिंह बोंगा है, जो सूर्य है, सिंह बोंगा। ग्राम देवता का है तो हाथी बोंगा है। पहाड़ की देवता का है तो बुरु बोंगा है। और दोस्तों धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता था, और ग्रामीण पुजारी को डेहरी कहा जाता था। क्या? डेहरी। दोस्तों जनजाति में भाषा ही को याद रखना चाहिए, क्योंकि भाषा ही पूछा जाता है। तो ग्रामीण पुजारी को जनजाति भाषा में क्या कहते थे? पाहन, डेहरी। अब पूजा स्थल को सरना कहते थे। पूजा स्थल को क्या कहते थे? सरना। झाड़ फूँक करने वाला व्यक्ति को क्या कहते थे? देवरा। दोस्तों शासन के बारे में हम बताए हैं कि जिस स्थान पर मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डी दबी होती है उसको शासन कहते हैं। शासन, ये शासन। और एक होता है शासन दिरी, इसमें दिरी ऐड हो जाएगा। तो शासन दिरी जो है ना, शासन में पूर्वजों की स्मृति में शिलाखंड रखा जाता है। शासन में यानी इस जगह पे पूर्वजों की स्मृति में शिलाखंड रखा जाता है। दोस्तों इनका जो एक सरहुल पर्व है, इनका नाम सरहुल पर्व का नाम जो है ना बा पर्व है। और बतौलिया पर्व जो है छोटा सरहुल को कहा जाता है, बतौलिया पर्व। मुंडा द्वारा निर्मित भूमि को खुट कटी भूमि कहते हैं। तो ये सारा पॉइंट है, आप एक जगह लिख लीजिएगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगला है मगाह नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो मगाह नृत्य जो है हो जनजाति में प्रचलित है। अगला है सरहुल या बाहा पर्व से संबंधित जदूर किस प्रकार का गीत है? तो जदूर जो है किस प्रकार का गीत है? ये बसंत गीत है। दोस्तों सरहुल या बाहा पर्व से संबंधित जदूर एक प्रकार का जो है बसंत गीत है। सरहुल पर्व चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो के मिडिल में बॉक्सर युद्ध के बारे में हम लोग बहुत अच्छा चीज़ बताएंगे। एक ऐसा चीज़ बताएंगे शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि बंगाल बिहार का दीवान नियुक्त किया गया था, उसका नाम तो सभी जानता है। लेकिन उड़ीसा में भी एक दीवान नियुक्त किया गया था, उसका क्या नाम है वो हम जहाँ पे आएगा ना उसके बारे में हम डिटेल्स बताएंगे और बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगला क्वेश्चन है जनजातियों की प्रसिद्ध स्थानीय चित्रकला शैली सोहराय किस पर्व से जुड़ी है? तो सोहराय जो है सोहराय पर्व से ही जुड़ी है। दोस्तों सोहराय शैली जनजाति की एक प्रसिद्ध स्थानीय चित्रकला शैली है। क्या है? चित्रकला शैली। यह उनके प्रसिद्ध पर्व सोहराय से जुड़ी शैली है। सोहराय चित्रकला में पशुपति का सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है। अगला है चांगू वाद्य यंत्र किस लकड़ी से बनाया जाता है? तो चांगू वाद्य यंत्र जो है ये गम्हार और कटहल दोनों से बनाया जाता है। तो सी आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जो है राजमहल की पहाड़ियों से होता है? तो राजमहल की पहाड़ियों से जो है ये गुमानी नदी का होता है, गुमानी नदी।
और ये गुमानी नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में सुखलदरी जलप्रपात अवस्थित है। तो दोस्तों सुखलदरी जलप्रपात झारखंड राज्य के गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह कन्हर नदी पर है। किस नदी पे है? कन्हर नदी पे। कन्हर नदी पे और इसका ऊंचाई जो है 100 फीट है, मीटर नहीं है, फीट है। निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रेफाइट का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है। तो ग्रेफाइट का सबसे अधिक सुरक्षित भंडार जो है पलामू जिले में है। उत्पादन की दृष्टि से मारोमारा, कोजुरुम, लाट आदि प्रमुख क्षेत्र सम्मिलित हैं। अगला है, झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना में सबसे नवीनतम चट्टान निम्न में से कौन है। तो सबसे नवीनतम चट्टान जो है जलोढ़ निक्षेप से बनी चट्टान है। खादर और बांगर होता है। खादर माने नई जलोढ़ मिट्टी, बांगर माने होता है पुराना जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी कोयल, संग, फूलझार आदि नदियों का उद्गम स्थल पाट क्षेत्र है। पाट क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियाँ सानो एवं सराऊ पहाड़ी है। निम्नलिखित कथनों में सत्य कौन है। तो सत्य जो है दोनों है। अगला है, दामोदर नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार, लातेहार का टोरी क्षेत्र है। यह झारखंड की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। इसका अपवाह क्षेत्र 9030 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका तीनों सही होगा। इसका अपवाह क्षेत्र जो है ना ये गलत दिया हुआ है। अपवाह क्षेत्र 12,800 किलोमीटर है। 12,800 किलोमीटर। दो सही है, क्योंकि ये सबसे प्रदूषित भी है और इसका उद्गम लातेहार का टोरी क्षेत्र भी है। अगला है, रजरप्पा जलप्रपात के संबंध में कौन सा कथन गलत है। गलत बताना है। तो दोस्तों यह रामगढ़ जिले में स्थित है, सही है। यह दामोदर और भेर या भैरवी दोनों नाम है, भेर या भैरवी भी कहते हैं, नदी का संगम पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 22 मीटर है। ये गलत है। इसकी ऊंचाई जो है 4 मीटर है। इसकी ऊंचाई 4 मीटर है, तो ये गलत हो गया। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चयन करना है। चाईबासा का मैदान सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, सही है। नेतरहाट का पठार झारखंड का सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। नेतरहाट का पठार में 180 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, यानी उपयुक्त में से सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में पाई जाने वाली 7 जलवायु प्रदेशों में मानसून की दोनों शाखाओं के द्वारा वर्षा होती है। तो ये आर्द्र वर्षा में दोनों मानसून के दो, एक बंगाल की खाड़ी और एक अरब की खाड़ी। झारखंड में कितने कोयला उत्पादन क्षेत्र पाए जाते हैं। तो झारखंड में जो है 5 कोयला उत्पादन क्षेत्र पाया जाता है। अजय बेसिन क्षेत्र, बराकर बेसिन क्षेत्र, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, उत्तरी कोयल और दामोदर घाटी कोयल क्षेत्र, 5 है। थोरियम एक प्रकार का आणविक खनिज है। यह झारखंड के किस जिले में पाया जाता है। तो आणविक खनिज है यह झारखंड के जो है रांची और धनबाद जिले में पाया जाता है। अगला है, झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अंतर्गत औद्योगिकरण में निजी भागीदारी को उत्साहित करने के लिए निम्न में से किसका स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। तो किसका रखा गया है। तो औद्योगिक पार्क का, ये निजी औद्योगिक पार्क का रखा गया है। अगला है, झारखंड में औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण निम्न जिलों में स्थित है। तो किस जिले में अवस्थित है। तो 4 औद्योगिक क्षेत्र है, रांची, बोकारो, दुमका और आदित्यपुर। रांची, बोकारो, दुमका और आदित्यपुर, जिस ऑप्शन में होगा वही होगा। रांची, बोकारो, दुमका और आदित्यपुर। ये प्राधिकरण जो है भूमि के अधिग्रहण और आधारभूत संरचना विकास जैसे सड़क, ड्रेनेज, जलापूर्ति और सामाजिक सेवाओं के लिए उत्तरदायी है। अगला है, सिद्धनाथ कुमार किस साहित्य विधा के आचार्य थे। तो ये नाटक के थे। 1953 में स्थापित रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में स्थित है। ये रांची में है। अगला है, बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित अरुणा मिश्रा का संबंध किस खेल से है। तो अरुणा मिश्रा का संबंध जो है बॉक्सिंग से है। अगला है,
अगला क्वेश्चन है, सुखलदरी जलप्रपात किस जिले में है? तो दोस्तों सुखलदरी जलप्रपात जो है गढ़वा जिले में है, और ये जो है गढ़वा जिले के नगर उटारी से 35 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह कन्हर नदी पे ही स्थित है, कन्हर नदी पे। अगला है, भारत द्वारा उत्पादित कुल रेशम का कितना प्रतिशत झारखंड में उत्पादित होता है? तो कितना प्रतिशत होता है? तो 60% से अधिक होता है, 60% से अधिक। अगला है, टाटा टिमकेन निम्न में से किस प्रकार के उद्योग के लिए जाना जाता है? तो टाटा टिमकेन जो है टाटा समूह के स्वामित्व से कार्य करती है। यह रोलर बेयरिंग का उत्पादन किया जाता है, रोलर बेयरिंग का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी के अधीन नहीं आता है? तो कौन सा इकाई है? तो जैसे चंद्रपुरा, पतरातू, गोमिया और सिंदरी के सभी जो है दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी के अधीन आता है, लेकिन हटिया नहीं आता है। हटिया जो है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के अंतर्गत आता है, जिसको HEC बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाटा स्टील को खनिजों एवं प्रपात स्थानों को सही मिलान करना है। तो कोकिंग कोयला जो है, कोकिंग कोयला कहाँ से मिलता है? तो रानीगंज और झरिया से। इसको याद रखिएगा दोस्तों, एक नोट जरूर इसको कर लीजिएगा क्योंकि बहुत आ सकता है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो टाटा स्टील के खनिजों को कोकिंग कोयला जो है रानीगंज और झरिया से प्राप्त होता है, और कच्चा लोहा जो है मयूरभंज और नोआमुंडी से प्राप्त होता है, और मैग्नीज और क्रोमाइट जो है चाईबासा से प्राप्त होता है। चूना पत्थर और डोलामाइट जो है सुंदरनगर से प्राप्त होता है। तो इसके बी आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में ल्यूमिनस का कितना प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? तो लगभग 16% भाग प्राप्त होता है। अगला है, झारखंड में शुष्क पतझड़ वनों का विस्तार निम्न में से किसमें नहीं है? तो किसमें नहीं है? तो ये रांची में नहीं है। अगला है, कोडरमा अभयारण्य का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो कोडरमा अभयारण्य का क्षेत्रफल जो है 177.35 वर्ग किलोमीटर है। अगला है, निम्न में से किस वृक्ष का उपयोग रेशम के कीड़ों को पालने हेतु नहीं किया जाता है? तो अमरूद का नहीं किया जाता है। बाकी बात अर्जुन, साल और सहतूत को जो है रेशम के कीड़ों को पालने हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की प्रथम महिला कौन है? तो प्रथम महिला जो है प्रेमलता अग्रवाल है। अगला है, घोरबंदा थीम पार्क झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। अगला है, आर्या योजना के तहत आत्मा जैसी संस्था के माध्यम से प्रत्येक गांव के कितने युवकों को चयन प्रशिक्षण किया जाएगा? तो ये 2 युवकों को। अगला क्वेश्चन है, तिलक मांझी कृषि पंप योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा के कितने गांव का चयन ग्रामीण कृषि पंपों के लिए निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा? तो ये 50 है। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक जो है रांची है। अगला है, 2019 में संपन्न झारखंड विधानसभा में कितने सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ? तो ये 81 पे। काहे कि एक जो है एंग्लो इंडियन होता है वो ख़त्म हो गया है। दोस्तों आप सामान्य अध्ययन का 30 प्रश्न है, इसमें भी हम बहुत अच्छा से डिटेल्स जो है इसका निष्कर्षण करेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दर्शन को लोकायत कहा जाता है? तो चवाक को लोकायत कहा जाता है। अगला है, गणेश्वर जोधपुर संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल की सूचक है? तो किस हड़प्पाई स्थल की सूचक है? ये खेतरी का हड़प्पाई सूचक है, हड़प्पाई वासियों ने सूचक। दोस्तों हड़प्पाई वासियों ने कच्चा माल प्राप्त करने हेतु तांबा के लिए खेतरी और सोने के लिए दक्षिण भारत से संपर्क स्थापित किया। तो दोस्तों खेतरी से जो है ये तांबा के लिए फेमस है और राजस्थान में है। अगला है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। दोस्तों इसमें हम बहुत डिटेल से बात करेंगे। आप लोग होता है तो आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध जो है 1526 ईस्वी में
इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी मारा जाता है दोस्तों युद्ध भूमि में, ये पहला व्यक्ति है जो मारा जाता है युद्ध भूमि में। तो इसका एक का एक हो जाएगा। और नादिर शाह का आक्रमण जो है 1739 में होता है। दोस्तों नादिर शाह का आक्रमण 1739 में होता है, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनता है, उसको हम बताते हैं। दोस्तों नादिर शाह का आक्रमण जब होता है तो मुग़ल बादशाह कौन था उसके बारे में पूछा जाता है। तो मुग़ल बादशाह जो था मोहम्मद शाह रोशन अख्तर था। मोहम्मद शाह रोशन अख्तर, उसको जो है रंगीला भी कहा जाता है। दोस्तों ये जो है मयूर सिंहासन पर जो है बैठने वाला अंतिम मुग़ल शासक था। दोस्तों एक यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अंतिम रूप से जो है जजिया कर इन्हीं के काल में बंद हुआ था, रंगीला के काल में, मोहम्मद शाह रोशन अख्तर रंगीला के काल में। दोस्तों नादिर शाह जो है, नादिर शाह को नेपोलियन तथा एशिया का महानतम सेनानायक कहा जाता है और खैबर दर्रा से जो होकर भारत में प्रवेश किया था। किस दर्रा से? खैबर दर्रा से, लाहौर होते हुए पंजाब पहुंचा था। दोस्तों ये जो हरियाणा के करनाल में जो है 24 फरवरी 1739, डेट याद रखिएगा, 24 फरवरी 1739 में मुग़ल बादशाह और इनके बीच युद्ध होता है। महज 3 घंटे में ही मुग़ल बादशाह का सेना पराजित हो जाता है और इसका कारण ये है कि सेनापति की अयोग्यता नहीं था, माने अयोग्य सेना था ये मुग़ल बादशाह, और आपसी सहयोग की कमी थी। दोस्तों ये हारने के बाद नादिर शाह जो है दिल्ली में भी 57 डेज तक लूटपाट करता है। कब? 20 मार्च 1739 को दिल्ली में प्रवेश करता है और 57 दिनों तक लूटपाट करता है। इन्होंने जो है तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा भी लूट कर ले जाता है। अब है ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी प्राप्त करना, तो ये 1765 में। दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, ये कब हुआ। दोस्तों बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को होता है, ये हम लोग जानते हैं, जिसमें जो है अंग्रेज हेक्टर मुनरो था अंग्रेज की ओर से, और इसके ओर से जो है मीर कासिम, जो अवध का मीर कासिम कौन था? बंगाल का माने नवाब था। शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। शुजाउद्दौला जो है अवध का नवाब था और शाह आलम द्वितीय जो है ये मुग़ल बादशाह था। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि जब बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब जो उस समय था मीर जाफ़र था। बहुत स्टूडेंट जो है मीर कासिम को समझता है, दोस्तों मीर जाफ़र था, इसको आप लोग, ये 100% सही है, मीर जाफ़र था उस समय बंगाल का नवाब। और अंतिम नवाब बंगाल का कौन था? तो मुबारक दौला था, मुबारक दौला। दोस्तों बक्सर के युद्ध में ये तीनों सेना को हरा देता है और यानी तीनों त्रिगुट को हराता है। इसके बाद इस युद्ध के बाद जो है इलाहाबाद की संधि होती है। तो दोस्तों इलाहाबाद की 2 संधि होती है। प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को और दूसरा होता है 16 अगस्त 1765 को। दोस्तों फर्स्ट संधि जो होता है मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ होता है और द्वितीय जो संधि होता है अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच होता है। और अंग्रेज के समय अंग्रेज की तरफ से जो है ना लॉर्ड क्लाइव था। दोस्तों कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से प्राप्त हो गया फर्स्ट संधि से, और मुग़ल बादशाह का जो है अवध के नवाब से छीनकर कारा और इलाहाबाद की राजस्व की प्राप्ति के लिए दे देता है। और इसमें जो है 26 लाख प्रतिवर्ष पेंशन देने और निजामत के लिए 53 लाख रुपये देने की बात हुई थी इस संधि में। दोस्तों ये जो पेंशन है और निजामत है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 26वें संशोधन 1971 द्वारा समाप्त कर दिया गया। कब? 1971 द्वारा, जो पेंशन और निजामत है जो मुग़ल बादशाह को दिया जाता था। दोस्तों दूसरा संधि 16 अगस्त 1765 का होता है। इसमें जो है नवाब से 50 लाख रुपये मांग की जाती है अवध के नवाब से, शुजाउद्दौला से, और अवध की सुरक्षा की गारंटी जो है अंग्रेज ले लेता है और जो इसमें जो खर्चा होता है ना वो नवाब से लिया जाता है। इस तरह से जो है अवध को अप्रत्यक्ष नियंत्रण कर लेता है और इसको जो है बफर स्टेट के रूप में
इस्तेमाल करता है। दोस्तों बफर स्टेट आप लोग जानते हैं, बफर स्टेट वो स्टेट होता है जो दो बड़े देशों के बीच एक कमज़ोर देश होता है, जैसे भारत और चीन के बीच नेपाल है, तो नेपाल जो है बफर स्टेट का काम करेगा। तो इस तरह से जो है अवध के बगल में मराठा था और इसके बगल में बंगाल बिहार उड़ीसा था, तो बंगाल बिहार उड़ीसा में इसका कब्जा हो गया था अब, लेकिन मराठा से नहीं हुआ था, तो अवध को जो है ना बफर स्टेट के रूप में काम किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों इसके बाद जो है द्वैध शासन व्यवस्था लागू होता है। द्वैध शासन व्यवस्था क्या होता है? तो द्वैध शासन व्यवस्था जो होता है, भू राजस्व की वसूली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी करती है और प्रशासन या निजामत जो है नवाब करते हैं। दोस्तों इसमें भू राजस्व वसूलने के लिए 3 जगह दीवान नियुक्त करता है, बंगाल बिहार और उड़ीसा। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, काहे कि अब जो है ये तीसरा वाला पूछता है, बंगाल बिहार उड़ीसा वाला न पूछ, बंगाल बिहार वाला न पूछ के उड़ीसा वाला पूछता है। दोस्तों हम बोलते हैं, आप लिख लीजिएगा, बंगाल का जो है मोहम्मद रजा खां था, मोहम्मद रजा खां, और बिहार का जो था राजा सिताब राय था, और इसका जो है उड़ीसा का गुलाब दुर्लभ राय था। उड़ीसा का कौन था? गुलाब दुर्लभ राय। गुलाब दुर्लभ राय था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये कहाँ से प्रकाशित होता था? ये जो है बंगाल से प्रकाशित होता था। अगला है, कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो सामाजिक नरेंद्र देव ने किया था, सामाजिक प्रतिनिधित्व नरेंद्र देव ने। अगला है, निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रगाह हमले का नेतृत्व किया? तो ये इंडियन रिपब्लिक आर्मी। दोस्तों इंडियन रिपब्लिक आर्मी जो है 1930 में सूर्यसेन द्वारा बनाया गया है। दोस्तों सूर्यसेन कौन है? तो अनुशीलन समिति के सदस्य थे। इनका उद्देश्य था सेना को चटगांव शहर और बंगाल प्रेसिडेंसी को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना था, यही इनका उद्देश्य था। इनका जन्म जो है 1894 में चटगांव के नवापारा में हुआ था। इंडियन रिपब्लिक आर्मी के गठन का विचार जो है कहाँ से आया? तो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी से आया है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी से आया है, इसको मास्टर डा भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व के किस राज्य में मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? मोलेसिस बेसिन जो है ये मिजोरम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पटकाई बूम पश्चिम भारत, ये गलत है। पटकाई बूम पश्चिम भारत में नहीं है। पटकाई बूम जो है ये पटकाई बूम किधर है? पूर्वोत्तर भारत में है, माने अरुणाचल प्रदेश के साइड में। और बालाघाट जो है मध्य भारत में है, न कि दक्षिण भारत में। जवादी पूर्वी तट पे है, सही है। जास्कर जो है उत्तरी भारत है, तो 1-2 गलत है। पटकाई बूम जो है दोस्त पूर्वी भारत में है, बालाघाट मध्य भारत में, जवादी पूर्वी तट पे है और जास्कर उत्तरी भारत में, तो 1-2 गलत हो गया। अगला है, निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित है? तो इसमें सुमेलित बताना है, नहीं है में। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, नहीं तो गलत होने की चांस ज़्यादा हो जाता है। इसमें सुमेलित है, घाघरा साप्ती सही है, कोसी अरुण ये भी सही है, सोन रिहंद दामोदर का बराकर, तो चारों सही होगा। अगला है, बुशमैन का निवास क्षेत्र निम्न से किस मरुभूमि में है? तो ये कलाहारी में है। अगला है, निम्नलिखित से कौन सा सुमेलित नहीं है? चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका सही है, सिरोको जो है सिसिली ये भी सही है, ब्लिजर्ड चिली ये गलत है, तो यही सही है, नॉर्वेस्टर्स भारत ये सही है। दोस्तों ब्लिजर्ड्स जो है ये बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं, इससे जो है साइबेरिया क्षेत्र कनाडा यूएस से प्रभावित होता है। अगला है, संविधान सभा के निम्नलिखित में से किन समितियों की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था? तो प्रांतीय संविधान सभा समिति का नहीं किया था, बाकी बात सब किया था।
प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? तो सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था 1919 में की गई थी। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो द्विसदनीय विधानमंडल जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, बाकी बात बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना में द्विसदनीय विधानमंडल है। अगला है भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किस अवधि के लिए पद पर धारण रहता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले मृत्युदंड की सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? तो ये बचन सिंह बनाम पंजाब 1980। अगला है बॉली स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? ये तीनों शब्द का जो है लॉन टेनिस से है। अगला कितने वर्षों के लिए 10 अस्थायी सदस्यों के संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा चुना जाता है? तो ये कितने? 2 वर्ष के लिए। रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? तो रानी रामपाल का संबंध जो है हॉकी खेल से है। अगला है टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो टाइलर पुरस्कार जो है पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? इटालियन ऑफ द ईस्ट जो है ये तेलुगु भाषा को कहा जाता है। अगला है केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? तो केंद्रीय आयोग का गठन जो है संथानम समिति के द्वारा संस्तुति पर हुआ था। दोस्तों अभी जो है इसका अध्यक्ष कौन है? श्री पी.के. वास्तव है, इसको याद रखिएगा, अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में बहुत पूछा गया है, श्री पी.के. श्रीवास्तव। अगला निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी में शामिल नहीं है? तो जीएसटी शामिल नहीं है, कौन है ये? पेट्रोलियम उत्पाद है कि रत्न आभूषण है, कौन है? तो ये जो है मानव उपयोग के लिए शराब, ये जीएसटी में शामिल नहीं है। दोस्तों इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, ताकि इसमें हमको डाउट लगता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा 63 नंबर का। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? तो नोजोमी ओकुहारा। अगला है एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे तेजी से गर्म होने वाले महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे तेजी से गर्म होने वाले द्वीप यूरोप है। अगला है किस मंत्रालय द्वारा इनोवेशन के लिए समाधान चैलेंज शुरू किया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। अगला है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स 28वां किया गया है? तो किस देश के साथ हुआ है? तो सिम्बैक्स जो है सिंगापुर, एस से सिंगापुर, आई से इंडिया। अगला है भारत सरकार ने कब तक के कुल वाहनों में 30% लक्ष्य रखा है? 30%। तो ये 2030 है, कब है? तो 2030 तक है। अगला है पुस्तक अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है पी चिदम्बरम है। अगला है कौन सा देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार की गणना के लिए IMF अनिवार्य पद्धति को अपनाने के लिए तय किया है? बांग्लादेश। ये है बांग्लादेश। दोस्तों आप साइंस का क्वेश्चन है किस वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये स्थितिज ऊर्जा कहता है। अगला है न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों में लागू होता है? तो किस स्थितियों में लागू होता है? जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो एक्शन का रिएक्शन होता है, इस स्थिति में होता है। अगला है धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? तो धनात्मक त्वरण का अर्थ जो है ये है वस्तु का वेग बढ़ जाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक है? तो उष्णता का कुचालक जो है लकड़ी है। अगला है श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये इंफ्रासोनिक कहा जाता है। दोस्तों 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच को आवृत्ति वाली ध्वनि को श्रवणीय कहते हैं और 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति को इंफ्रासोनिक कहते हैं, 20 हर्ट्ज से नीचे। अगला है
इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ये अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। अगला है, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? तो किस में होता है? ये कार्बन में एक ही अक्षर होता है, सी। बाकी बात तांबा, क्लोरीन, कैल्शियम में तांबा Cu, क्लोरीन Cl, कैल्शियम C है। बोर के एटम के मॉडल के अभिधारण के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का फोटोन को अवशोषित करता है? तो क्या होता है? यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है। अगला है, निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग डैश होता है। क्या होता है? तो इसका जो है बैंगनी होता है। अगला है, कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है? ये सोडियम को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो जंतु विज्ञान जो है जानवरों का अध्ययन है। अगला है, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति जो है ये सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। अगला है, विकासवादी संबंधों को प्रमाण प्रदान करता है। तो क्या प्रदान करता है? तो ये जीवाश्म प्रदान करता है। अगला है, भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा को परिवर्तन के प्रकार को बताइए। तो क्या है? ये भोजन पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाला ऊर्जा परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में होता है। अगला है, हमारे फेफड़ों में डैश कोशिकाएं होती हैं। कितनी कोशिकाएं होती हैं हमारे फेफड़ों में? तो ये लगभग 300 मिलियन होता है। अगला है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शरीर का कितना % होता है? तो 2% होता है, यानी 1400 ग्राम लगभग होता है। पोर्टेस्ट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? तो पोर्टेस्ट ग्रंथि जो है मूत्राशय के नीचे है, यूरेथ्रा जिसको बोलते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाता है? तो विटामिन डी। अगला है, OTC का क्रोसिन एक डैश दवा है। तो कौन सा दवा है? ये दर्दनाक और जोरनाशक है। बैट के लिए फाइल एक्सटेंशन होता है। तो बैट के लिए फाइल एक्सटेंशन जो है डॉस क्या होता है? बैट का प्रयोग जो है डॉस तथा विंडोज बैच फाइलों में फाइल एक्सटेंशन के लिए प्रयुक्त होता है। फाइल के अनेक प्रकार होता है। बैट अधिक सुरक्षित प्रबंधन है, तो बैच फाइलें होती हैं।